Hello and good morning everyone. I welcome you all at OSIS. I hope everyone is doing well. So today is 13 December 2024 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is Gukesh youngest world चेस चैंपियन। यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि जो हमारे गुकेश सर जी हैं वो अब वर्ल्ड के हम कह सकते हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर बन चुके हैं। इनकी एज कितनी है? एज इनकी 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में, फिर हमारा सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता ये क्या कहता है, यहाँ पर एक केस स्टडी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान एट यूएनएससी, यहाँ पर पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो इसमें क्या क्या कंसर्न्स, क्या क्या इश्यूज पाकिस्तान रेज कर सकता है, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स हियर। नेक्स्ट हमारा द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है और ये जो 6 वाला हमारा आर्टिकल है, इन दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है, इसके लिए बिल को प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट में। और यहाँ पर उसी आर्टिकल से आप लिंक करके देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोकसभा में, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन उनको साइमल्टेनियस होने के लिए, मतलब कि साइमल्टेनियसली करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पोल्स हैं, है ना, लोग जो आपकी थर्ड टायर गवर्नमेंट है, उसको हम यहाँ से ये जो स्पॉटलाइट है इससे यहाँ पर मिस हो रहे हैं। सो ये आर्टिकल अगर हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सो आज की ये टॉपिक्स है, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आप पूरे जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं उन्हें यहाँ पर समझ पाए। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस, लिंक आपको कहाँ दी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल हम देखते हैं जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में। So Hema panel, Supreme Court not to hear women who do not want to prosecutions. Okay, so यहाँ पर देखिए हेमा कमेटी, पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में सारी चीजें जानते हैं। क्या रिपोर्ट है, ये कमेटी क्यों फॉर्म की गई थी? तो 19 अगस्त 2024 को इस रिपोर्ट, मतलब कि इस कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है, और ये जो कमेटी होती है आपका 2017 में इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये आपकी 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, 2017 में इसको फॉर्म किया जाता है, और इसकी रिपोर्ट कब रिलीज होती है? 19 अगस्त 2024 को। रिवीलिंग शॉकिंग हॉरिड टेल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, इनकी जो टेल्स हैं, इसके बारे में बताया गया। रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी टू द केरला गवर्नमेंट इन December 2019 who released with limited redactions। तो 2019 में इसकी जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई थी यहाँ पर। ओके, बट जो एक यहाँ पर कुछ ही पॉइंट जो थे वो रिलीज किए गए थे। अब हेमा कमेटी में कौन कौन है? यहाँ पर जो हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के हेमा, फॉर्मर एक्टर शारदा एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बी वसाला कुमारी was formed in 2017 after Kerala based women in cinema collectives, है ना, WCC की यहाँ पे पिटीशन जाती है किसके लिए? टू स्टडी द इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कमेटी बन क्यों गई, इसके पीछे का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। रीजन इज दैट कि जो केरल बेस्ड वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्स हैं, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर इक्वालिटी के केसेस आ रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर इस कमेटी को क्या किया गया था? हेमा कमेटी को फॉर्म किया गया था। ठीक है, WCC itself came into existence after the Malayalam women actor came forward alleging abduction and sexual assault on her in Kochi। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट में ये रिवील किया गया था। क्या रिवील किया गया? रिवील्स दैट सेक्सुअल फीवर हैव बीन कंसिडर्ड एज अ पास की टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड। अगर आपको यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम चाहिए, स्पेशली इफ यू आर वुमेन, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? सेक्सुअल फीवर देना होगा। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ग्रुप दैट इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द होल इंडस्ट्री। अब सभी को पता है कोई भी ग्रुप होता है वहां पर एक पावरफुल, मतलब वो उनका दबदबा रहता ही है। ठीक है, तो एंड कास्टिंग कोच आर एलएसडी इन द प्ले इन द इंडस्ट्री एज अ रिपोर्ट रिवील। तो इसमें इन लोगों के नाम आए हैं किसमें? रिपोर्ट में। अब मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या है हेमा कमेटी रिपोर्ट की, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है,
यहाँ पर के कास्टिंग कोच होते हैं, ये यहाँ पर रिजर्व करते हैं कि सेक्सुअल डिमांड करते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में एंटर होना है तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेक्सुअल फेवर देना होगा। हैरेसमेंट एंड अब्यूज होता है, विमेन फेस यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को फेस करती है, अब्यूज, असॉल्ट एट वर्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड दोज रेस्ट्रिक्टेड अपॉन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। और यहाँ पर क्या है कि जो विमेन है यहाँ पर काम कर रही है मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में, उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज और असॉल्ट, वर्क टाइम पर भी उनके साथ क्या होता है, असॉल्ट होता है। सेफ्टी एंड फैसिलिटीज, कोई भी यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जो जनरल सेफ्टी कंसर्न्स है, दे आर ऑल्सो नॉट हियर। लाइक अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो यहाँ पर टॉयलेट का मतलब कि वॉशरूम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है ना। अगर किसी को यहाँ पर रात में रुकना है तो उसके लिए यहाँ पर वो नहीं है। अगर आप रूम भी है तो उसमें बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है ना, विमेन के लिए स्पेशली। डिस्क्रिमिनेशन एंड पे गैप, तो सेकंड चीज में ये आ जाती है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन लाइक आप अगर सेम काम करें लेकिन उसके लिए जो आदमी है उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और जो विमेन है उनको यहाँ पर कम पैसे मिल रहे हैं। लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इशू, लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस एंड इनएफेक्टिव इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, हिंडर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल, प्रॉब्लम इंक्लूड नॉन एक्सक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फेलियर टू पे एग्रीड वेजेस। अब यहाँ पर जैसे कि हमने क्या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर आप ये यहाँ पर रोल करते हैं तो इसके लिए हम आपको इतने पैसे करेंगे, इतना पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पेमेंट की बात आती है तो उतना पेमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता। ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखते हैं डीप रूटेड जेंडर बाइस, तो जेंडर बाइसनेस हमें यहाँ पर जो पूरी इंडस्ट्री है वो मेल डोमिनेटेड हमें देखने को मिलती है और वुमेन को यहाँ पर साइडलाइन किया जाता है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपकी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए। अब ये न्यूज क्या है, न्यूज एक्चुअली ये है कि जब एक कमेटी यहाँ पर मतलब फॉर्म की गई थी तो आपका लाइक इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसमें जिन वुमेन ने सफर किया था, बहुत सारे वुमेन यहाँ पर लाइक उन्होंने केस एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं किए थे। ये जो मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे एग्रीड टू हियर टू वुमेन हु हैव अर्ज्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम बिकमिंग कंपेल्ड टू पार्टिसिपेशन इन प्रोसिक्यूशन लिंक टू द जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर एग्री किया कि ठीक है, आपकी जो यहाँ पर बातें हैं है ना, आपको जो कहना है आप वो कह दीजिए, लेकिन आपको हम ये जो पूरा केस है इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसे एफआईआर करके नहीं रजिस्टर किया है। मतलब कि आपके साथ में भी हुआ भी हो कुछ भी, लेकिन आपने एफआईआर नहीं किया है, तो आपको इस चीज से यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका प्रोसिक्यूशन है इससे यहाँ पर लिंक नहीं किया जाएगा, लेकिन हम आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। सो अपीयरिंग बिफोर अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस Vikram Nath, senior advocate Siddharth Dave, who termed his two women client as a victim, said the state could go ahead, register cases and prosecute the perpetrators। तो इसमें मतलब कि गवर्नमेंट की जो दूसरी साइड है उनका ये कहना था कि इन्होंने तो एफआईआर रजिस्टर ही नहीं की, ये विक्टिम ही नहीं है, तो फिर आप इनकी हियरिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन वुमेन को यहाँ पर सुनेंगे विदाउट एफआईआर, इस तरीके से चीजें। तो आई होप आपको ये जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट, ये हेमा कमेटी क्या है इसके बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बहुत ही लाइक मॉर्निंग कहते हैं जिसको, गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग आपकी यहाँ पर मॉर्निंग को सच में यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर गुड करने वाला है। सो गुकेश इज यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंप। ओके, तो इनके बारे में आप सभी को यहाँ पर पता है। इससे पहले यहाँ पर ये इनके साथ जिनका मैच था वो भी क्या थे, एशिया के ही थे। उनका नाम क्या था, ही वॉज फ्रॉम चाइना, नाम था डिंग लेरेन। तो इन्होंने इसको डिफीट किया है और अब ये क्या बन चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, गुकेश इज द ओनली थर्ड एशियन, ये थर्ड एशियन है। फर्स्ट कौन है आपके, फर्स्ट जो मतलब कि इनके मेंटोर हैं कौन, विश्वनाथ आनंद, ही इज द फर्स्ट वन। सेकंड यहाँ पर आ जाते हैं डिंग जिनके साथ इनका मैच था, वो सेकंड वन है। एंड नाउ गुकेश आपके क्या बन चुके हैं, थर्ड यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई बीट्स डिंग Laren of China in the final games, break the record held by Russian Garry Kasparov for nearly 4 decades। लेकिन 4 डिकेड से हम क्या देख रहे थे कि जो आपका लाइक रशियन यहाँ पर कैरी थे वो इस रिकॉर्ड को होल्ड करके रखे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप को, लेकिन अभी ये जो रिकॉर्ड है आपका ब्रेक हुआ है। इंडिया से हमारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ही इज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, When he was 7 years old ना, तो इन्होंने ये अफर्म किया था कि उनको वर्ल्ड चैंपियन मतलब कि उनको यहाँ पर
चैम्प बनना है, वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर बनना है, तो वो अब बन चुके हैं, इनका यहाँ पर ड्रीम फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल्स। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने क्या क्या है, जो साइमल्टेनियस पोल है, वन नेशन वन इलेक्शन की जिसके हम बात कर रहे हैं, इसका बिल अप्रूव किया है। अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें बात की जा रही है कि आपकी जो लोकसभा की इलेक्शन है एंड राज्यसभा, सॉरी नॉट राज्यसभा, आई एम रियली सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ज्यादातर जो यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिजी होती हैं किसमें, इलेक्शंस में। ड्यू टू दैट रीजन दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, है ना। यहाँ पर लाइक आपने यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, उनका कहना ये था कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन होते रहते हैं तो वो इलेक्शन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज बिजी इन इलेक्शन ऑल्सो इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, तो इसलिए ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी भी फॉर्म की गई है, ठीक है। उस कमेटी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सी कमेटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि जैसे अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे, इससे क्या होगा, खर्चा वगैरह ये सारी चीजें कम होगी। लेकिन इसके बैक पॉइंट्स भी हैं। आपको क्या पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक इससे क्या होगा, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नुकसान होगा। उनको कैसे नुकसान होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेजर दबदबा है, जो अभी इस टाइम पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यहाँ पर बोलबाला हमें देखने को मिलता है। तो जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो हमारा भी ये होता है लाइक आपकी पोलिंग बूथ में यहाँ पर सिर्फ 2 मशीन होंगी, है ना। तो आपका ये रहेगा कि अरे हमने इसको यहाँ पर वोट किया तो इसको भी यहीं पर वोट कर देते हैं। इतना तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे कि हमें किसको यहाँ पर वोट करना है, स्टेट में किसे वोट करना है या फिर सेंटर में किसे वोट करना है। कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। सेकंड चीज इसमें ये है कि लाइक अभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, क्या वहां फिर से इलेक्शन होंगे? लोकसभा लाइक कुछ का टर्म तो यहाँ पर मे बी कंप्लीट हो चुका है, कुछ का टर्म अभी यहाँ पर स्टार्ट ही हुआ है, कुछ मिड ऑफ द टर्म है। तो इसके देखो एक बार तो यहाँ पर ये होगा ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या ऐसा ही था, हर स्टेट में यहाँ पर अलग अलग तरीके से इलेक्शन होते थे और लोकसभा के अलग नहीं? पहले यहाँ पर लोकसभा के और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन एक साथ होते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर कुछ स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ पे फॉल हो गई तो फिर वहां पर फ्रेश इलेक्शन हुए। लोकसभा की यहाँ पे कई बार जो गवर्नमेंट है वो फॉल हुई, मेजोरिटी यहाँ पर नहीं हो पाई, तो फिर से वहां इलेक्शन हुए। तो इसके कारण क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मतलब जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे वो यहाँ पर क्या होने लगे, अलग अलग होने लगे, ठीक है। ये क्लियर है? रुकिए, इससे यहाँ पर हम इस आर्टिकल को लिंक करके पढ़ते हैं। सो द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जिसको हम थर्ड टायर गवर्नमेंट भी कहते हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट लाइक हम पोल है उसको उस चीज को हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो देखो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ओके, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग civic services at the first mile, ensuring quality of life for citizens। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसके तहत हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है उसको नोटिफाई करते हैं, कोडिफाई करते हैं। सो ओवर 30 years लेटर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट आर येट टू बी रियलाइज्ड। तो यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं, 30 years हो चुके हैं किसको, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर कोडिफाई किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इसका मेजर रोल है ना, हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको नहीं समझ पाए हैं कि हमने यहाँ पर ये गवर्नमेंट क्यों बनाई है, हमने यहाँ पर थर्ड टायर गवर्नमेंट क्यों यहाँ पर बनाया है, इसको क्यों लेकर आए हैं, है ना। हमारा जो मेन फोकस होता है किस पर होता है, लोकसभा पर, सेंट्रल पर या फिर स्टेट में। अब स्टेट सब्जेक्ट एज अ रीजनिंग 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ऑन दी फिजिबिलिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन सबमिटेड इन 2015, ठीक है। हम यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनका इलेक्शन यहाँ पर कई बार क्या कर दिया जाता है, आपका इसको इग्नोर कर दिया जाता है ना, ये मिस आउट आपका यहाँ पर होता है। हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। यहाँ पर एक हाई लेवल कमिटी भी बनाई जाती है जिसमें हमने बात करा कि लाइक जो आपके स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो उनके साथ कम से कम जो अर्बन लोकल बॉडीज के आपके इलेक्शन होते हैं वो साइमल्टेनियस। तो अगर ये कहा जाए कि इंडिया हैज ओवर 4800 लोकल
government, urban local government that oversees nearly 40% of the population, a figure which is estimated to cross 50% by 2020-50. Cities are the backbone of the country's economy, contributing over 60% of India's GDP. Cities जो है हमारी वो 60% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है हमारे जीडीपी में. अगर ये वेल गवर्न सिटीज होंगी, एक्सलेटेड यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यहाँ पर सोशल कल्चरल वेलबिंग को प्रमोट करेंगे, तो अल्टीमेटली किसमें हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा. लेकिन इस चीज को हम क्या करते हैं, साइडलाइन कर देते हैं. ये सबसे ज्यादा होता है. क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिले होता है इलेक्शंस में. पहली चीज तो ये, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज में जो गवर्नमेंट है, तो वहां पर फिर जो एक मीटिंग वगैरह होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इसमें बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाता है. गवर्नमेंट को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा डिले किया जाता है. सो इस आर्टिकल में एक्चुअली एट द एंड यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर डिसएम्पावर्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमें उसको डिसएम्पावर करना चाहिए. अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द कंडक्टिंग अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनके पास इतनी पावर नहीं है इन कंपेरिजन टू जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. The CAG report noted that only 4 out of the 15 states assessed have empowered their state election commission to carry out ward delimitation. तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करें किसकी, लाइक 15 में से यहाँ पर सिर्फ 4 आउट ऑफ 15, यहाँ पर ओनली 4 इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिनको एम्पावर किया गया है कि वो डिलिमिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर कर सके. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हॉलिस्टिक, अगर हम जो चैलेंज हम मतलब कि पोज कर रहे हैं, अगर जो इलेक्शन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो इनमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको यहाँ पर जो चैलेंजेस यहाँ पर अभी चल रहे हैं, इनसे वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि बच सकते हैं इन द सेंस उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है. तो देखो, एक तरफ फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें. अब देखते हैं, अभी तो ये पास नहीं हुआ है बिल, फर्दर हम देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा किसका, द नॉटी प्रॉमिस ऑफ सेक्शन 69. सेक्शन 69 के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है. ठीक है, तो आप लोगों ने भारतीय न्याय संहिता का एक यहाँ पर इसके बारे में काफी, मतलब कि ये न्यूज में था, लोग इसका मीम भी यहाँ पर बनाते थे, और ये आपका न्यूज में बता क्या था कि अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता में अगर कोई लड़का आपके साथ किसी लड़की के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में है और ये कहते हुए कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, उसने क्या किया, शादी वाला इसने प्रॉमिस किया, और उसके साथ ये शादी वाला प्रॉमिस करके वो यहाँ पर इंटीमेट रिलेशन में आते हैं, एक फिजिकल रिलेशन में यहाँ पर आते हैं. ठीक है, शादी का प्रॉमिस करके. लेकिन फिर बाद में तो यहाँ पर कंसेंट मिल गया. ठीक है, जब हमने शादी का प्रॉमिस किया सारी चीजें, तो एक कंसेंट यहाँ पर मिल गया. लेकिन अगर उसने बाद में क्या किया, शादी का प्रॉमिस यहाँ पर तोड़ दिया कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा शादी, जो भी ये रीजन है, तो इसमें क्या होगा, लड़के को आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर कर सकते हैं, और ये जो केस होगा पूरा वो रेप का केस माना जाएगा. इतना क्लियर है. तो ये है आपका 69 सेक्शन 69. तो इसमें अभी क्या हुआ, 25 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम रामगढ़ झारखंड, यहाँ पे उसने क्या किया है, FIR फाइल की है, मैन ऑफ एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर अंडर द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि वो जो लड़का था उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में था और उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो शादी करेगा. द वुमन क्लेम्ड इन हर FIR दैट द मैन 26 हु शी हैड नोन फ्रॉम कॉलेज हैड कम टू होम ऑन मल्टीपल ओकेजन्स एंड एक्सप्रेस्ड टू विश टू मैरी हर. मतलब वो कई बार लड़की के घर भी गया और उससे यहाँ पर ये भी एक्सप्रेस किया कि हाँ वो उससे शादी करेगा. ठीक है, इन वन इंस्टेंस ही एलिस told her mother explicitly not to consider any marriage proposal for her and he intended to marry her himself. कई बार ऐसा होता है ना, घर में आए और लड़की की माँ से भी ये कह दिया कि आप इसकी शादी कहीं और मत करिएगा, मैं ही इससे शादी करूंगा. The woman stated in her first information report that she was introduced to his mother, who alleged supported their union. She claimed that the man and his mother backtracked on their commitments. और इस लड़के ने उस लड़के की माँ से भी यहाँ पर मिला, मतलब जो लड़का था, बॉय था, उसने क्या किया, अपनी माँ से भी लड़की को मिलाया कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है एंड ऑल. पहले यहाँ पर सारी चीजें थी, लेकिन अब ये लड़की के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपका एलिग्स में सपोर्ट किया जा रहा है दैट ये लोग जो क्या कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट से यहाँ पे पीछे हट रहे हैं. तो शी वॉज देयर फॉर फाइलिंग अ केस अंडर सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, द न्यू सेट ऑफ क्रिमिनल लॉ दैट रिपील्स द कॉलोनियल एरा पीनल कोड. जो IPC को आप रिप्लेस करके आप क्या है, भारतीय न्याय संहिता है.
अब भारतीय न्याय संहिता में पहले क्या था? प्रायर द इनेक्टमेंट ऑफ द बीएनएस सच केसेस वर, अगर इस टाइप के केसेस आते हैं वो रजिस्टर होते थे आपके सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एन, कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन अलॉन्ग विद सेक्शन 90, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। तो इसके अंडर यहाँ पर क्या था? केस रजिस्टर होता था, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज होकर 69 हो चुका है। तो आपको यहाँ पर 69 के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर क्या है, क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट अकर्स व्हेन डिसीटफुल मीन्स आर यूज्ड और व्हेन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज मेड। तो मतलब यहाँ पर आपने धोखे से या फिर शादी का यहाँ पर धोखा देकर, इन सारी चीजों के तहत यहाँ पर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं, तो ये इसको क्रिमिनलाइज करते हैं। इसमें पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंसेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और एंड ऑफ फाइन। तो उसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और विद फाइन। डिसीटफुल मीन्स जैसे कि हमने अभी बात कर ली कि लाइक प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, कई बार होता है ना कि हम आपको यहाँ पर प्रमोशन देंगे अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आती हैं, या फिर किसी से शादी करने का, और या फिर आपने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा कर रखा है और उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं। नॉट कंसिडरिंग रेप, दिस ऑफेंस इज नॉट कंसिडर रेप, ये रेप नहीं कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपको सजा मिलेगी। स्ट्रिक्टर देन आईपीसी सेक्शन 90, ये यहाँ पर जो पहले का आईपीसी सेक्शन 90 था, इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, पाकिस्तान एट यूएनएससी द पॉइंट्स ऑफ इट्स कंपास। ओके, तो अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो क्या यूएनएससी का यहाँ पर मेंबर बना है, नॉन परमानेंट, नॉट परमानेंट बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉन परमानेंट। सो ऑन 1 जुलाई 2025 पाकिस्तान एंटर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 years ऑफ टर्म। ये पाकिस्तान का 8th है। पाकिस्तान की एंट्री के साथ यहाँ पर जो हाफ ऑफ द 10 इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। सो यहाँ पर 2025 और 26 के लिए कौन कौन सी कंट्रीज अभी इलेक्ट हुई हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। एंड ये किसको रिप्लेस करेंगी? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इनको यहाँ पर इनका जो टर्म है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा और ये इनको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो न्यू मेंबर्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे फर्दर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म, सो अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन, स्लोवेनिया, हु आर एक्साइटिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, सॉरी एग्जिस्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये अभी यहाँ पर हैं। अफगानिस्तान पर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर चाइना और जो रशिया है वो तालिबान के साथ अपने जो रिलेशन है लाइक उनको रिहेबिलिटेट करने की यहाँ पे बात सारी चीजें की जा रही हैं। अब इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तो देखो यहाँ पर आप सभी को पता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, तो ये सारी चीजें तो होने वाली। पहला इशू कौन सा आएगा? कश्मीर का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात किया जा रहा है टेररिज्म का। यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छी, यहाँ पर अब ये लाइन पढ़ना आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कौन सी कहाँ चली गई, ये द स्टेट ऑब्वियस इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर पाकिस्तान एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स। अब इंडिया को प्रिपेयर होना होगा कि यूएनएससी में एंटी इंडिया जो इनिशिएटिव्स है वो लिए ही जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, एंड दिस इट नाउ हैज मोर असर्टिव आयरन ब्रदर इन चाइना ऑफरिंग एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप। यहाँ पर चाइना भी क्या करता है? पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है, ठीक है। पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट प्रायोरिटी इज टू कॉम्बेट टेररिज्म। पाकिस्तान यहाँ पर क्या, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि वो टेररिज्म को कॉम्बेट करेंगे, मतलब कि उससे यहाँ पर देखेंगे विच इट होप विल एब्सॉल्व इट ऑफ द टैग ऑफ टेररिस्ट स्टेट। तो यहाँ पर अभी जो लाइक पाकिस्तान के ऊपर एक टैग लगा हुआ ना एक टेररिस्ट स्टेट का, तो ये उसको एब्सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्लिप दैट टैग ऑन टू इंडिया, और ये चाहते हैं कि ये जो टैग है वो किसके ऊपर जाए? इंडिया के ऊपर। सो द लिस्ट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड एंड पाकिस्तानी टेररिस्ट बेस में आप सभी को पता है लाइक कौन कौन से हैं? दाहिश, अलकायदा अंडर यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 मैंडेट सेक्शन के अंदर है, इंक्लूडिंग इसमें कौन सा? लश्कर ए ताइबा यहाँ पर आ जाते हैं। जैश ए मोहम्मद इज लॉन्ग एंड interactive. In retaliation, Pakistan has presented several dossiers in the UN Secretary General that have fancy claim of Indian terrorist attack on Pakistan. तो यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे फैंसी क्लेम्स आते हैं कि इंडियन टेररिस्ट ने क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तो पाकिस्तान वांट्स दैट कि जो एक टेररिस्ट का टैग अभी पाकिस्तान के ऊपर लगा वो किसके ऊपर आ जाए? इंडिया के ऊपर आए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कश्मीर वाला इशू, ठीक है, कि यहाँ पर जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। और थर्ड इसमें क्या आ जाता है आपका लाइक वो क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे इस्लामोफोबिया का यूज करना चाहता है। पाकिस्तान हैज यूज इस्लामोफोबिया एज ए वेपन टू डाइल्यूट द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड गोइंग बाय इट्स रिसेंट अटेम्प्ट्स।
to target India. When the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy was discussed in 2021 and again in 2023, Pakistan supported by the OIC. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी OIC कंट्रीज है वो क्या करती हैं, पाकिस्तान का OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये पाकिस्तान का फुल यहाँ पर सपोर्ट करती हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर वो इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर इस्लामोफोबिया का यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर जो कुछ इश्यूज आ रहे थे, किसमें, इंडस वाटर ट्रीटी में भी इश्यूज आ रहे हैं, तो पाकिस्तान इस इशू को भी यहाँ पर क्या करेगा, रेज करेगा. तो देखो आप सभी को पता है पाकिस्तान क्या क्या जो इश्यूज हैं, उसके क्या क्या जो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है उसको यहाँ पर रेज करना चाहता है, तो इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर अच्छे से होना होगा. ठीक है, सो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.